हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। और सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसी भी हम आशा करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने सारा एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया, 6 क्लास का है। आज ये चैप्टर हमारा 8 है और इसको भी कंप्लीट करा के एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ पर कहानी के माध्यम से और एक डायग्राम दिखाया जाता है, कहानी सुनाई जाती है, क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ हो सकता है। अगर अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाना है तो एक बार आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दिया करो। और जो कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, हम उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। हमें भी जिज्ञासा रहती मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन करें। तो चलो आज शुरू करते हैं। लास्ट अध्याय अध्याय 8 कि भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी भारत की जलवायु को जानेंगे। मौसम, जलवायु क्या होता है? जलवायु क्या होता है जानते हो? क्या होता है जलवायु? जलवायु वर्ड सुनते हो, जलवायु होता क्या है? किसी को पता है? किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जलवायु क्या होता है? बदलता मौसम, उसको कहते हैं जलवायु। कभी गर्मी रहती, कभी सर्दी रहती है, कभी ठंड होती, कभी बारिश होती, कभी पतझड़ होता है। इसी को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते इसके बारे में। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते होगे। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आज यहाँ बादल हैं, आज बारिश होगी, कल तापमान ज़्यादा रहेगा। वही चीज़ है, प्रतिदिन पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो हमारे वायुमंडल में परिवर्तन होता है वो हमको धरती पर भी दिखाई देता है, उसी को कहते हैं मौसम। इससे तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। तापमान भी शामिल है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। सूर्य की रोशनी भी शामिल है, कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। और विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तथा कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मौसम के अनुसार ही तो कपड़े बदलते हो, कि गर्मी में भी ऊनी वस्त्र पहन लेते हो? ऐसा तो नहीं है ना, मौसम के अनुसार ही बदलते हैं ना हम लोग कपड़े। आप खाने पीने में भी ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बच्चे देखो आइसक्रीम वाला, फालूदा, लस्सी, इन चीज़ों की बिक्री कितनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमको ठंडक चाहिए होती है, हर तरीके से ठंडक चाहिए होती है। तो आप लोग देखो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है खान पान में भी। और वस्त्र भी पहनते हैं हम लोग ऊनी, जब सर्दी होती तो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तेज़ हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं जब सर्दी होती है। दिसंबर से फरवरी तक मौसम कैसा रहता है? सर्दी था। दिसंबर से फरवरी तक मौसम कैसा रहता है? सर्दी का रहता है। और अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटते समय, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु वाला होता है। कैसा होता है? शरद ऋतु वाला होता है। तो ये तो हो गया हमारा मौसम और जलवायु जो बदलती रहती है, ठीक है। आज जलवायु वाली ऋतुएं कैसी होती हैं? शीत ऋतु देखो क्या होता है। शीत ऋतु कब होती है? दिसंबर से फरवरी तक। सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। उत्तर भारत में कम तापमान होता है। कहाँ? उत्तर भारत में कम तापमान होता है। उत्तर भारत कहाँ, दक्षिण भारत कहाँ है, उत्तर दक्षिण रेखाएं कहाँ, ये पिछले वीडियो में हम लोग सब सीख चुके हैं। अब आगे आगे बढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए ना। तो जिसने पिछला वीडियो देखा होगा वही तो जान पाएगा उत्तर भारत कहाँ है। इसलिए आप लोग एक भी दिन क्लास मिस मत किया करिए, ठीक है। तो ठंडा मौसम कैसा रहता है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। अब ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ये कब होती है? मार्च से लेकर मई तक। लेकिन आजकल तो मार्च में भी ठंड पड़ रही है बच्चों, देख रहे हो मौसम कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। ये सब क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? जब हम किसी चीज़ के साथ छेड़खानी करते हैं तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मई तक होती है। सूर्य की किरणें जो हैं, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं।
गर्मी का मौसम जब होता है तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। लू से बचना भी चाहिए बच्चों, लू लग जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, उल्टियाँ हो जाती हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, इसलिए हर मौसम में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जब सर्दी ज़्यादा हो तो कोहरे से बचत करनी चाहिए, जब गर्मी ज़्यादा हो तो हमें लू से बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो गया और शीत ऋतु हो गया, जलवायु हो गया। अब चलो लौटते मानसून की ऋतुओं के बारे में देखते हैं। अब लौटता मानसून क्या होता है, चलो इसको देख लो। अक्टूबर से नवंबर तक यही पॉइंट बच्चे पढ़े जाते हैं किसी भी क्लास में कि लौटता मानसून कब आता है, शरद ऋतु कब पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है। अब देख लो अक्टूबर से नवंबर क्या होता है, लौटता मानसून होता है। इसके बारे में सुनो। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। कहाँ बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, जब मानसून लौटता है उसका ये समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। कहाँ कहाँ वर्षा होती है, कॉपी पेन निकालो और लिखो कि लौटते मौसम में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। ध्यान से लिखो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में भारी वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी जाती है कि इसकी जलवायु कितनी है, तो उसको क्या कहते हैं, औसत दशा जलवायु की कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये लिखो पॉइंट सब लोग। अभी हम पूछेंगे, जब चैप्टर पूरा फिनिश कर लेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अब मानसून शब्द किससे लिया गया है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की स्थिति कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय वन के कारण है। कहाँ पर है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर अधिकतर देखो तुम फसलें उगाई जाती हैं, तो ये किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। तो जो हमारा भारत देश है वो किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। अब वर्षा ऋतु देख लो क्या होती है। ठीक है, ये कब होती है, जून से लेके सितंबर तक, जून से लेके सितंबर तक होती है। इसमें देखो क्या होता है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। ध्यान से तुम लोग कॉपी में ये पॉइंट जरूर लिखो, 2-4 पॉइंट है, लिख लो। और यही क्वेश्चन में मेन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पूरी थोड़ा ना, आदमी कहता है यूपीएससी लेवल के कि किसी भी बड़े एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ियो, एनसीईआरटी में यही बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा ये वाला पॉइंट लिखो, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। वर्षा ऋतु कब होती है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। क्या बहती है, आने वाली मानसूनी हवाएं, और वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती है, वर्षा होती है। तो आपने देख लिया लौटते मानसून को क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में होता है, वर्षा ऋतु होती है। और ये कब होती, जून से सितंबर में होती है। अब आप लोग जाने, चलो प्राकृतिक चीज़ें, ये तो हमारे हो गए जलवायु से रिलेटेड, ये हमारा जलवायु से रिलेटेड पूरा फिनिश हो गया। अब हम लोग कुछ इसमें प्राकृतिक चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो तीनों चीज़ों को कवर करना है ना। तो अब प्राकृतिक चीज़ों को देख लो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये क्या होते हैं, चलो समझते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहाँ होती है,
ज़्यादा होती है। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर 12 मास वन रहते हैं, यानी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती हैं, उनको सदाबहार वन कहते हैं। क्योंकि ये वन वर्षा के किसी भी समय अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं, ये हमेशा पत्तियाँ लगी रहती हैं, एक साथ पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। इसके कारण ये हमें क्या होती हैं? हरे भरे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? हरे भरे, क्योंकि पत्तियां गिरती ही नहीं है। यहाँ पर बारिश होती है पर्याप्त, तो हरा भरा बना रहता है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है ये जरूर पूछा जाता है, लिखो। यहाँ जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और तापमान यहाँ का मैदान पूरे साल कैसा रहता है? पूरे साल गर्म और आर्द्र रहता है। यहाँ का जो तापमान होता है पूरे साल कैसा रहता है? गर्म और आर्द्र, यानी शुष्क नमी वाला रहता है। भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, अंडमान और द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध कहाँ पाए जाते हैं? जरा ध्यान से देखो। भारत के मुख्य रूप से जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट अंडमान और द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। वन कैसे होते हैं? वन घने होते हैं। सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है इतने घने वन होते हैं कि जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं तथा 60 मीटर आकार का होते हैं। यहाँ के पेड़ कितने होते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये तो हमारे हो गए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें क्या अत्यधिक वर्षा वाले वन होते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता है। ये जो पॉइंट लिखे हैं देख लो आप लोग। अब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होते हैं, इनको भी तो समझना है आपको। ये देख लो क्या होते हैं। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ये सबसे ज़्यादा है भारत में। कहाँ कैसे हैं? इन पेड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ के पेड़ शंकु ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सेंटी की तरह के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन पेड़ों की विशेषता है क्या? भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं वन, और इनमें क्या होता है कि वन भी, इन्हें क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन पेड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ के पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए, केवल 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऐसा ये पेड़ पानी में वाष्पीकरण को रोकने और नमी को बचाने के लिए करते हैं। अब पेड़ से पत्तियां क्यों गिरती हैं, दोनों पॉइंट समझ में आ गया। कभी कभी आजकल जो देख रहे हो ना, सबके घरों में देखो, जिसके आसपास पेड़ है बहुत गंदगी रहती, पत्तियां गिर जाती हैं। अब तो आ रही हैं धीरे धीरे पत्तियां, तो क्यों गिरती हैं? ताकि ये अपनी पत्तियां इसलिए गिराते हैं, ऐसा पेड़ पानी में वाष्पीकरण को रोकने और नमी को बचाने के लिए करते हैं। यहाँ वर्षा कैसी होती है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, यहाँ की वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और अब होती है, अब दो तरह के उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। एक आर्द्र पतझड़ वन होते हैं। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हिमालय के निचले हिस्से, जैसे कहाँ कहाँ आते हैं? जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम और 200 सेंटीमीटर से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ये हिमालय के निचले क्षेत्र में आते हैं। ये कहाँ होते हैं? झारखंड है, ओडिशा है और छत्तीसगढ़ है। और शुष्क पतझड़ वाले वन ये कहाँ होते हैं? जहाँ पे वर्षा 70 से 100 के बीच में होती है, वर्षा वाले वन होते हैं। ये हमारे कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर होती है। 70 से 100 के बीच में वर्षा होती है। तो दो प्रकार के वो पतझड़ वन होते हैं, एक आर्द्र पतझड़ वन, एक शुष्क पतझड़ वन। अब चलो ये हो गया हमारा। अब हमारा आता है क्या है? कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं, इनको देख लो। ये वहाँ पाई जाती हैं। आप लोगों ने कटीली झाड़ियाँ देखी होंगी, कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर रेत होती है। रेत कहाँ होती है बताओ बच्चों? रेत कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा रेत कहाँ होती है? राजस्थान में। तो ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और वर्षा राजस्थान में बहुत कम होती है। तापमान बहुत अधिक रहता है।
इन्हें मरुस्थलीय वनस्पति भी कहा जाता है। कटीली झाड़ियों को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय वनस्पति भी कहा जाता है। पर्वत और पत्तियां कैसी होती हैं? कांटों के रूप में होती हैं। देखो कांटों के रूप में बनी है डायग्राम में, देखो कांटों के रूप में बनी है। और क्या होती है? मोटी और गूदेदार होती हैं। बिल्कुल सही, मोटी और गूदेदार होती हैं। और लंबी लंबी इनकी जड़ें होती हैं। इनकी जड़ें जो क्या होती है? बहुत लंबी लंबी होती हैं। पानी को पाने के लिए बहुत लंबी लंबी जाती हैं। ये कहाँ मिलती हैं? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में मिलती हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में। अब पर्वतीय वनस्पतियाँ क्या होती हैं? इनको देख लो जरा बच्चों। पर्वतीय वनस्पतियों का स्वरूप ऊंचाई और तापमान के साथ बदलता रहता है। जो पर्वतीय वनस्पतियां हैं, इनका जो स्वरूप है ऊंचाई के अनुसार और तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो ठंड पड़ती है, और उसी के अनुसार जब पेड़ पौधे के प्रकार भी बदल जाते हैं, उसी के अनुसार पेड़ पौधों के प्रकार भी बदल जाते हैं। यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इस पेड़ की पत्तियां सुई की नोक की तरह होती हैं। शंकुधारी वन देखो कैसे होते हैं, एकदम लंबे लंबे होते हैं, सुई की नोक की तरीके पत्तियां होती हैं। ये कौन कौन से वृक्ष होते हैं जरा ध्यान से देखो। चीड़, देवदार, सिल्पर, स्प्रूप, फर आदि वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियां शंकुधारी होती हैं। वो पेड़ कौन कौन से होते हैं? देखो, चीड़ होते हैं, देवदार होते हैं, सिल्पर होते हैं, फर होते हैं, स्प्रूप होते हैं, और आपके एक दो जो पाइन भी होते हैं, देवदार भी होते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारी प्राकृतिक। अभी मैंग्रोव है, प्राकृतिक वनस्पतियां। अब मैंग्रोव वनस्पतियां क्या होती हैं? इनको देख लो। उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां जो हैं, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। ये देखो नदियां हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां खारे पानी में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। ये जो वनस्पतियां मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, ये समुद्र तो खारा होता है ना, उसमें भी जीवित रहने की क्षमता रखती हैं। इन्हें ज्वारी वन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ज्वारी वन भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या हो गया? जलवायु हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई। अब वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी क्या होते हैं? देखो वन्य प्राणी क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा है? वन्य कौन हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, ये सब क्या हैं? यही हमारे वन्य प्राणी हैं। अब देखो वन्य प्राणी क्या होते हैं। वन्य प्राणी क्या होते हैं? वन का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। और क्या होता है इसमें? क्या क्या औषधियाँ भी तो मिलती हैं। हमारे वनों में औषधियाँ भी मिलती हैं। वन हमारे लिए बहुत भी लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार से मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, अब वन देखो क्या होते हैं। वनों से हमें देखो क्या क्या मिलता है। लकड़ी मिलती है, चाय मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लाख मिलती है, शहद मिलती है। तो वन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अब वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास यहीं पर होते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई है उसके कारण हमारी जो वनस्पतियां हैं समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को सबको पौधे जरूर लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, अभी जो कोरोना में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी वो नहीं होगी। तो पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन भी मिलेगी, हमारा वातावरण हरा भरा रहेगा और देखने में भी सुंदर लगता है। जो पेड़ बच्चे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान भी होते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां रहती हैं बड़ी संख्या में, जैसे सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। किसका होता है? कीटों भी होता है और कृमियों का भी निवास होता है। अब देख लो, जो ये तुम्हें शेर और मोर का चित्र दिख रहा है, इसको देखो। बाघ
हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अब बाघ कहाँ कहाँ पाया जाता है, जरा ये देख लो। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। जो गुजरात का गिर वन है क्षेत्र, वहाँ पर एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ये देखो, हाथी जो हमारे हैं और एक सींग वाले गेंडे कहाँ मिलते हैं? असम के जंगलों में। लिख लो इस पॉइंट को। जो हाथी है और एक सींग वाला गेंडा है, ये कहाँ मिलते हैं? असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं हाथी? हाथी हमारे और कहाँ मिलते हैं? केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट कहाँ पाया जाता है? ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा ऊंट भारत के कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जो जंगली बकरी हमारी होती है और हिम तेंदुआ होता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, यही पूछे जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देखो, मोर आ गया। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका पूरा प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? उद्यान भी होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हो? बताओ, आपके क्षेत्र में जो 5 प्रकार के पक्षी हैं उनके नाम बताओ। जल्दी जल्दी लिख के बताओ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिसके क्षेत्र में जो पक्षी पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त ही हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम बता सकते हैं? बताओ बच्चों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसको हमने 10 मिनट की कहानी में कवर कर लिया है। अब बच्चों 2-4 क्वेश्चन हैं, वो हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, फिर बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा, पढ़ने का तरीका कैसा लगा। आप लोग सब लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा कि कैसा मैडम पढ़ाती हैं, क्या छूटा, क्या रहा और क्या सुधार करें। ये इतना ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। चलो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है बच्चों? अभी हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि लाइव क्लास ले सकें, तो हम इसी में क्वेश्चन डाल देते हैं। लेकिन आप लोग भी नालायक कम नहीं हो, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं कमेंट बॉक्स में देते हो, तो कोशिश किया करो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करो। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट किया करो। हम अपना समय निकाल के तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन सामने वाला जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो मन टूट जाता है। 1-2 मिनट निकाल के वीडियो देखकर, हम ये नहीं करें, देखो जिनको पढ़ना है वो लोग देखें और रिप्लाई जरूर किया करो। अच्छा बुरा जैसा हो बताया करो, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में होती है। ये विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों सब लोग देख लो, और ये आपका चार्ट है, 10 मिनट कहानी है, ये आपका पूरा चार्ट हमने बनाया है। एनसीईआरटी की बुक से हमने पढ़ा दिया है, ये पूरा चार्ट में कवर कर दिया है। आप लोग एक बार ज़रूर देखना, और कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और कैसे पढ़ना चाहते हो ये भी बताना। बस कल नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग पढ़ो, आराम करो, पढ़ाई को और बेहतर बनाओ, ठीक है। बाय।